जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजा किशन नगर पार्ट 2 हिस्ट्री चैप्टर का। इसमें हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं महाजनपदों के बारे में और महाजनपद के इतने विकसित होने के कारण क्या थे इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज है पार्ट 5वां इसका, उसमें है बदलता हुआ देहात। चैप्टर में आपको मिल जाएगा NCERT में। यदि आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। दोस्तों इस पार्ट में बताया गया है बदलता हुआ देहात, मतलब कि फिर जो इसका 5.1 है इसके अंदर इसी का चैप्टर में नीचे दिया गया है जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि किस प्रकार की थी? वैसे तो जनता में राजा की छवि कभी अच्छी हो जाती कभी बेकार भी, लेकिन जातक और पंचतंत्र से इसका इतिहासकारों ने पता लगाया है किस तरीके के राजा होते थे, जनता उनके बारे में क्या सोचते थे। फिर एक इसके अंदर आएगा आपको गंज तेंदु जातक कथा से जानकारी मिलती है। एक राजा होता है जो कि अपनी प्रजा के पास जाता है बहस करके देखने की उसकी प्रजा क्या सोचती है। तो प्रजा कहती है कि हमारा राजा बुरा है और बिल्कुल रक्षा नहीं करता, जो गुंडे होते हैं डाकू होते हैं वो आ जाते हैं और सारा धन सब लूट जाते हैं, राजा इसमें कुछ भी नहीं करता। इसके बारे में जातक कथा इसके अंदर जानकारी मिलती है। और जो जनता में छवि थी आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें रामायण में भी होता है। ये आता है उत्तरकांड में, आपको मिल जाएगा। पढ़ा होगा कि राम जी गए थे ना भेष बदल के पता लगाने के प्रजा के बारे में। इसी तरह की पंचतंत्र और जातक कथा है इसी के अंदर आती है। फिर आता है कि जो वहाँ के लोग थे वो उपज कैसे बढ़ाने, उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे। 6ठी शताब्दी में पेपर में यहीं से आता है कि 6ठी शताब्दी में क्या क्या विकसित हुआ। 8 नंबर के पेपर में 3 नंबर के पेपर में जरूर आता है कि उपज बढ़ाने के तरीके हुए और गंगा नदी जो भी और कावेरी नदी में जो उर्वरक क्षेत्र से उनमें हलों का जो सिंचाई ये सब हुआ। इसके अंदर ये महत्वपूर्ण है। उपज बढ़ाने के लिए तरीके अपनाए गए, हल का प्रयोग, फिर लोहे के फाल। हाँ इसमें कुदाल का प्रयोग अलग दिखाएगा। दक्षिण भारत में एक सिंचाई हो गई, सिंचाई से ही फसल सही होती है, उपज भी अच्छी होती है, इसलिए इसमें लिखा उपज बढ़ाने के तरीके। ये तीन नंबर में आ सकता है। ये उपज बढ़ाने के लिए 6ठी शताब्दी में क्या क्या प्रयोग किए गए और आप लिख सकते हैं। ये तो 3 नंबर आ सकता है। और इसमें हलों का प्रयोग हो गया, लोहे के फाल का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग, नदी के जो गंगा नदी है कावेरी नदी इसके द्वारा और तालाबों से, इन तरीकों से उपज के बढ़ाने के तरीके अपनाए जाते थे। फिर इसका जो इसके अंदर एक आ सकता है अभिलेखों से मिला पता लगाया गया है, जैसे अशोक का अभिलेख हो गया। फिर आता है 5.3 ग्रामीण समाज में मिलता है। ग्रामीण समाज में जैसे जमींदारी होती थी तो उसके अंदर बताया गया है, जमींदारी होती है ना ऐसी इसी में उसको गृहपति कहते थे, तो गृह का स्वामी। तो फिर इसके अंदर एक वर्ग आते हैं वेलाला, हलवाहा, उलवा, दास, अड़िमे। ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इस समय भिन्नताएं आती थी समाज में, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक भूमिदान, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भूमिदान का अर्थ क्या है। उसके अंदर ये भी लिखा होगा कि अग्रहर क्या होता है, इसके बारे में पेपर में भी एक मार्क्स में होता है कि अग्रहर क्या है। ब्राह्मणों को दी हुई भूमि का टुकड़ा ही अग्रहर कहलाता है। इसमें से भी आएगा संभ्रांत प्रभावती गुप्त के बारे में 375 ईस्वी के आसपास आपको इसका समय काल मिलता है। जो दक्कन पठार है वाकाटक वंश की जो प्रभावती गुप्त है उनका विवाह जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इन्हीं को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, जहाँ इनका ईरान तक शासन था।
आप इतना यहाँ तक महत्वपूर्ण है। फिर अब प्रश्न आ सकता है, राजा भूमिदान क्यों करते थे? तो आप ये लिख सकते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, राजा भूमिदान क्यों करते थे? एक तो अपने जो राजा अपनी प्रोत्साहित या प्रसन्नता चाहता था, तो वो अपने नए क्षेत्र प्रोत्साहित होके, और यदि जैसे कि कोई क्षेत्र है उसके कब्जे में नहीं है तो वो दान दान कर करके ले लेते थे, और ब्राह्मणों का दान देता था। जैसे कि राजा दुर्बल होते थे तो दान करते थे कि इनको लगे कि राजा दयालु भी है, और इस एक ये है, राजा का शासन सामंतों पर कम हो गया था। जो सामंत होते हैं ना, सैनिक वैनिक, वो कम हो गए, इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को दान दिया। इसलिए वो अपनी ध्वजा फहराने चाहते थे, मतलब अपनी ऊंचाई पूछना चाहते थे। एक तो प्रतिष्ठा पाने के लिए, शक्तिशाली का आडंबर बनाना, यानी कोई राजा कमजोर है तो दान करेगा तो उसको लगेंगे सबसे प्रतापी राजा है। एक नए क्षेत्र से जो ये है ना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, नए क्षेत्र और एक दुर्बल होते थे, इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। नए क्षेत्र प्रोत्साहित और दुर्बल, राजा दुर्बल वाला, और सामंतों पर कम कब्जा होता था, और प्रतिष्ठा और आडंबर, ये महत्वपूर्ण है। ये आ सकता है, ये भी 3 नंबर में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। इसमें भी समझ सकते हैं, जमींदारी ज़्यादा होती थी, किसानों को नीचे रखा जाता था, और जो वंशानुगत जो किसान होता था, जैसे जमींदार, वो वंशानुगत होता था, वही गृहपति ये सब नियंत्रण रखता था सभी पे, खेतों पे और दासों पे, इन सभी पे नियंत्रण रखता था। और ये भी पूछ लेगा दोस्तों, एमसीक्यू में यहाँ से पूछ सकता है। फिर आता है नए नगर और व्यापार। जो नए नगर हैं वो कौन कौन से थे? ये 4 नगर हैं। इसमें महत्वपूर्ण इतना ही था, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना, बस मेन चीज़ को देखना, समझना। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार जो कि इधर की साइड है, महाराष्ट्र की साइड, और इस दक्षिण भारत की तरफ पड़ता है इधर साइड, और एक मथुरा। एक तो व्यावसायिक केंद्र और सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र तो पाटलिपुत्र है, सांस्कृतिक केंद्र उज्जैनी भी है, व्यावसायिक पुहार हो सकता है, और सांस्कृतिक मथुरा भी हो सकता है। इस तरह ही नए नगर होने लगे। महाजनपदों का जब विकास हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और फिर इसका पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में आप मैंने पिछली वीडियो डाल दी है, आप उससे समझ लेना। फिर आता है नगरीय जनसंख्या, इसमें भी आ सकता है। नगरीय जनसंख्या किस आधार पर थी? एक तो अमीर लोग थे, एक शिल्पकार थे। दोस्तों पहले आप इसका फोटो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया, आपने फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका। इसमें ये महत्वपूर्ण है, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, ये 1 नंबर में आ सकता है। जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ा आ सकता है, जैसे 8 नंबर 3 मार्क्स का। संभ्रांत वर्ग, वैसे तो आज इतिहासकारों ने खोज लगाया है कि यहाँ पे लोग महाजनपद काल के बारे में, तो किस तरह की वस्तुएं उपयोग करते थे, शिल्पकार क्या क्या वस्तु बनाते थे। उसमें एक वस्तु का नाम था उत्तर कृष्ण मस्जिद पात्र, जो कि संभ्रांत लोगों के लिए था। और एक धनात्मक अभिलेख, ये जो दान करते थे, जैसे अशोक का अभिलेख है, उसके बारे में बताया गया है। दानात्मक अभिलेख ये आ सकता है 1 मार्क्स में। एक ये आ सकता है श्रेणी होता है व्यापारियों का समूह। और जो दानात्मक अभिलेख थे, आपको मिल जाएगा इसके अंदर। दानात्मक अभिलेख में जैसे जो दान करते थे उनके नाम मिल करते थे, और जैसे धोबी, स्वर्णकार और जो भी इत्यादि हैं, इनमें नाम कुछ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जैसे धोबी हो गया, स्वर्णकार हो गया, और ये महत्वपूर्ण है। इसको मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ।
ये रहा दोस्तों भारत का मैप। यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। अब जो व्यापार था अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका की तरफ होता था, इधर से इधर की साइड, और साथ ही साथ जो पश्चिमी एशिया था उधर की साइड होता था। जैसे व्यापार फैल गया ना यहाँ से, ये पश्चिम के इलाका है ना, इतने हिस्से में पूरा व्यापार फैला। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता में इनका व्यापार होता था। और साथ ही साथ हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो जैसे चीन हो गया, एक चीन है इधर से करते थे समुद्री मार्ग से यहाँ से। और दक्षिणी एशिया जो आज आसियान के नाम से जाना जाता है, इतने पूरे देश, ये पूरे देश है ना, इनको दक्षिणी एशिया ही कहा जाता है। आसियान आपको पोल साइंस में भी मिल जाएगा। यहाँ तक दोस्तों इनका व्यापार होता था जब महाजनपद काल था।